चलो बच्चों शुरू करें। तो आज हम सर्कल चैप्टर से शुरू कर रहे हैं और आपका जो ये वाला असाइनमेंट मैं करवाऊंगा पहले लगाया हुआ है, इनविजिबल माइक है मेरे पास। तो वो पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और थ्योरम्स मैंने आपके असाइनमेंट में डाला है। पहले इसको पूरा करेंगे, फिर हम इसके एडवांस क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है बच्चों सर्कल, और सर्कल में इसमें सर्कल से ज्यादा ना जो बात की गई है वो टेंजेंट की गई है। तो सर्कल क्या होता है वो तो आपको पता ही है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मैंने एक पॉइंट कर दिया यहां पर फिक्स, अब ये पॉइंट नहीं हिल सकता यहां पर। अब एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, एक और पॉइंट बताओ जो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो वो सारे पॉइंट बताओ। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स का सेट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। समझ में आया? ये सारे, अबे कहां गया, हाँ, ये सारे पॉइंट्स इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, यस और नो, है ना। तो इसको बोलते हैं सर्कल। तो ये जो बीच वाला फिक्स पॉइंट आया ये हमारा होता है सेंटर। सेंटर से सर्कल की तरफ चले जाओ, इसे हम कहते हैं रेडियस। रेडियस का ट्वाइस कर दो तो वो हो जाता है हमारा डायामीटर। ठीक है बच्चों, तो सर्कल की छोटी मोटी बात तो हमको पता थी। अब एक पॉइंट है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? एक सर्कल में एक आपने कॉर्ड डालनी है जो सर्कल को दो जगह पर कट करती है, और उसको सर्कल के अगर आपने अंदर ही रहने दिया तो वो हमारी कॉर्ड है, और अगर सर्कल के बाहर निकाल दिया तो वो हमारी हो जाती है सीकेंट। तो दिस इज सीकेंट, राइट। ये यहां से भी बाहर निकल सकती है और ये यहां से भी बाहर निकल सकती है। समझ में आ गया सीकेंट का मतलब क्या हुआ? जो कॉर्ड सर्कल को क्रॉस कर जाए, जो कॉर्ड सर्कल के अंदर रहेगी वो हमारी कॉर्ड है, और जो बाहर निकल गई वो हमारी सीकेंट है। और अगर एक ऐसी सीकेंट जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, अच्छा इसका इनिशियल पॉइंट यहां पर इसके कॉर्ड के दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट मान लो, ये दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों से लाइन बाहर निकल गई। इस कॉर्ड को और छोटा करो, एक और सीकेंट डालो, आ गई, एक और सीकेंट डालो, आ गई, एक और सीकेंट डालो, ये रही वो सीकेंट ऐसी जो यहीं से शुरू होगी और यहीं पर खत्म हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये हमारी है टेंजेंट, जो सर्कल के बाहर निकल गई, लेकिन सर्कल के जो दो पॉइंट है, सर्कल के दो पॉइंट पर कट करती है, वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है ये वाले, तो वो है हमारी टेंजेंट। तो टेंजेंट की एक और डेफिनेशन बनी, एक लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाए उसे हम कहते हैं टेंजेंट। एक लाइन जो सर्कल को टच करके निकल जाए उसे हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर रेडियस से मिला दिया जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर रेडियस से मिला दिया जाए तो वो दोनों होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारी पहली थ्योरम बनती है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। तो टेंजेंट का बच्चों दूसरा मतलब भी है, मतलब कहां से इस वर्ड को निकाला गया, ये एक लैटिन वर्ड है। हमारी मैथमेटिक्स के बहुत सारे वर्ड्स जो है लैटिन लैंग्वेज में से लिए गए हैं। तो लैटिन में इसको कहते हैं टैंग्रे, जिसका मतलब होता है टू टच। टैंग्रे का मतलब टू टच, तो टेंजेंट होता है टच करती है सर्कल को, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैथमेटिशियन थॉमस फिनाके इन 1583। अब तू इससे जाके पूछ ले कि भाई क्यों बनाई इसने, एक लाइन बनाई सर्कल को टच करती हुई चली गई, और कहता है भाई इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज बता के चला गया। अब हमें उस प्रॉपर्टी को सीखना है
और उस प्रॉपर्टीज पे पूरा चैप्टर बना दिया हमने। ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़े बच्चों। तो क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। सीकेंट का वो वाला केस है व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स आर कॉरस्पॉन्डिंग कोइंसाइड, मतलब जो सीकेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं वो कोइंसाइड है, एक के ऊपर ही दूसरा है, दोनों एंड पॉइंट एक ही है। समझ में आई ये वाली बात या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर अगले पेज पे मैंने इसी बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर मैंने सीकेंट डालना शुरू किया और सीकेंट डालते डालते हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, सीकेंट डालते डालते हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक सीकेंट है, ये भी एक सीकेंट है, ये भी एक सीकेंट है और ये भी एक सीकेंट है। ये वो सीकेंट है, ये वाली सीकेंट है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। ये वो वाली सीकेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर ही हैं। तो टेंजेंट इज अ सीकेंट। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ोगे ना तो कोई आपको बोलेगा सीकेंट क्या है, वो बोलेगा कि सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो जगह कट करती है और सर्कल के बाहर निकल जाती है। हाँ, सर्कल के दो जगह टच करके, दो जगह कट करके सर्कल के बाहर निकल जाती है। कोई बोलेगा टेंजेंट क्या है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बच्चों को बता देते हैं कि टेंजेंट इज अ लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाती है। दोनों बातें सही है, बट टेंजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सीकेंट, क्योंकि ये एक ऐसी सीकेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट एक ही हैं, उसकी जो लेंथ है वो 0 है, सीकेंट की लेंथ ही नहीं है। समझ में आया बच्चों? चले आगे बढ़े। अब मुझे बताओ किसी सर्कल पर हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी डाल सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? आप सर जितने इस सर्कल के ऊपर पॉइंट है ना, आप उतनी टेंजेंट यहां पे डाल सकते हो। और सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट है? सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। तो हमारा आंसर है 10। नंबर ऑफ सीकेंड्स कितनी डाली जा सकती है? नंबर ऑफ सीकेंड्स भी आप जितनी मर्जी डालते रहो, नंबर ऑफ सीकेंड्स डालते रहो, जितनी मर्जी डालते रहो। फिर ऐसे भी डाल सकते हो, फिर ऐसे भी डाल सकते हो, फिर ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने होते हैं? नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है तो पर्टिकुलर एक टेंजेंट की ही बात हो रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भाई साहब सिर्फ एक ही होता है। जब टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए जाती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट और सर्कल का वो टच वाला पॉइंट, कि टच कहां पर कर रहा है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो वो कितने होते हैं? तो वो एक बारी में एक टेंजेंट का एक ही होता है। क्लियर? बोलो बोलो बोलो। अगर बहुत सारी टेंजेंट के बारे में बात करोगे तो अलग अलग टेंजेंट के अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बट एक टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़े। थ्योरम नंबर 1 कह रहा है टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपने प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हम लिखेंगे गिवन में आ सर्कल COR। इसका मतलब होता है सर्कल जिसको हमने नेमिंग करी है C, जिसका सेंटर है O और जिसका रेडियस है R, और L इज टेंजेंट टू सर्कल। L सर्कल पे टेंजेंट है एंड P इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने दे रखा है। क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है, एक लाइन टेंजेंट दे रखी है और टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P दे रखा है। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये जो OP है ना, दिस OP इज परपेंडिकुलर टू L। क्लियर? या फिर आपको ये प्रूफ करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू 190 डिग्री, और या तो ये प्रूफ कर दो कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है ना वो सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ किया जाएगा। हम क्या करेंगे? हम इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। टेक
2 पॉइंट्स, नहीं पहले 1 ले लेते हैं, बाद में दूसरे वाले के बारे में बता दूंगा। टेक 1 पॉइंट ऑन L, टेक 1 पॉइंट ऑन L अदर देन P, P के अलावा कोई भी एक पॉइंट ले लो L के ऊपर, P नहीं होना चाहिए। लेट्स से Q, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया Q। अब आप इसके बारे में बताओगे, Q इज द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल, हा या ना? विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। P is the point lies on the circle, inside नहीं, on the circle. So OP जो है वो R के इक्वल आया। R मैंने सर्कल का रेडियस माना है, OP is radius of the circle. बट जो OQ आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन R आएगा, यस और नो? क्योंकि जो Q है वो सर्कल के बाहर है, तो सर्कल से कोई भी पॉइंट जो सर्कल के बाहर होगा वो रेडियस से बड़ा होगा, हाँ या ना? हमारे पास एक सर्कल है ये वाला, इसका रेडियस है मान लो 3, तो OA कितना होगा? OA की वैल्यू कितनी होगी? मैंने एक पॉइंट लिया B, क्या OB 3 से बड़ा होगा, यस और नो? क्या OB 3 से बड़ा होगा? कंफर्म बड़ा होगा ना OB 3 से बड़ा, क्योंकि वो सर्कल के बाहर है। तो आप बोलोगे OQ R से बड़ा है, OP R के इक्वल है, देयरफॉर OQ जो हुआ, देयरफॉर OP जो हुआ, OP जो हुआ वो छोटा हुआ OQ से, यस और नो? हाँ या ना? OP इज छोटा फ्रॉम OQ। Q is a point anywhere on the line except P. P को छोड़ के कोई और पॉइंट है L पर, वो है OQ, और OP उन सब में छोटा है। तो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और सामने कोई लाइन है, तो मेरा उस लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हो, तो मुझे उस लाइन की तरफ परपेंडिकुलरली बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा जाऊंगा तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलरली जाओगे तो आप सबसे कम समय में पहुंचोगे, अगर आप टेढ़े मेढ़े जाओगे तो आप कम समय में नहीं पहुंचोगे, आपका रास्ता बढ़ जाएगा, आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस और नो, टू रीच द पॉइंट L फ्रॉम O, है ना? OP is the shortest distance to reach L, therefore OP is perpendicular to L, और ये हो गया प्रूफ्ड। बस यही बताना था, हमें बताना था कि OP is perpendicular to L, राइट? तो मैंने प्रूव कर दिया कि OP is the shortest distance to reach L, therefore OP is perpendicular to L, हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ जी, RHS, व्हाट इज RHS? इसमें RHS कहाँ है? जैसे कि हमने O और Q को जोड़ दिया, सपोज अगर हम O और Q को जोड़ देते हैं तो फिर हमें P और किसी तरह प्रूफ नहीं कर सकते 90। तुझे मतलब इस वाले तरीके में कोई इशू आ रहा है? ये तो सबसे ज्यादा मेरी राइटिंग बड़ी है, कवर मैंने एरिया ज्यादा कवर किया है। जब आप इसे नोट करोगे 4 या 5 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, थ्योरम नंबर 2। कहता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। एक पॉइंट हमने लिया P से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स डाली गई, और एक आया PA और एक आया PB। तो गिवन में ये है कि PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स
आर टू टेंजेंट्स। आपको ये प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि पी ए पी बी के इक्वल है। राइट है बच्चों, राइट है। हम यहां पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ओ से ज्वाइन कर दो, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बी से ज्वाइन कर दो, मतलब ओ से ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। उसके बाद हम करेंगे ओपी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओपी ऑल्सो। राइट है। अब आपने क्या करना है, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एओपी एंड ट्राइंगल बीओपी। एओपी ये वाला, बीओपी ये वाला, दिख रहे हैं? क्या हम इन्हें कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहले एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पीओसी। एलओसी नहीं है ये, पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बताओ। बहुत बढ़िया, एओ इज इक्वल टू बीओ, रीजन रेडियस। तीसरा बताओ। बहुत बढ़िया, तो ओपी इज इक्वल टू पीओ, कारण कॉमन। क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए ये वाले? एओपी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बीओपी के। रिलेशन कौन सा लग रहा है? बिल्कुल सही जवाब, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इसमें आरएचएस का क्राइटेरिया लगा। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने के बाद जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो होते हैं इक्वल, देयरफॉर पीए इज इक्वल टू पीबी। क्लियर? बहुत आसान, बहुत आसान है, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखें। अब ये फिलिंदा ब्लैंक्स भरवा दो जरा मेरे साथ। एनसीईआरटी है, पूरी एनसीईआरटी है ये, ठीक है? अभी अभी करके आया तो बता। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट? टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करती है? 1 इज राइट आंसर। A line intersecting a circle in 2 points is called a secant, is right answer. A circle can have dash parallel tangent at the most. कितनी parallel tangents एक वक्त में सर्कल पे ड्रॉ की जा सकती है? मात्र 2। कैसे? हमने सर्कल बनाया, एक टेंजेंट यहां पर डाली, अब इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल नीचे नीचे आपको एक सीधी लाइन डालनी पड़ेगी। अब कोई तीसरी पैरेलल लाइन नहीं डाली जा सकती जो इसके टेंजेंट हो। क्लियर? कोई डाउट है मन में? वो तो अलग हो जाएगी, ऐसे तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। एक बारी में कितनी पैरेलल हो सकती है? एक बारी में 2 पैरेलल हो सकती है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, गलत जवाब। कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। अच्छा, टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। एक टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। सर्कल का रेडियस 5 है, टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल पे पी लेना है, क्यू आपने बाहर लेना है। तो कहता है एट टेंजेंट, अ टेंजेंट पी क्यू, क्या आंसर बोला तूने? √119। ठीक है, देखते हैं। तो देखते हैं आपका आंसर सही आएगा या गलत आएगा। तो कहता है पी, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर। ये सेंटर से एक लाइन के साथ जाके मिलती है ओ क्यू, जो कि 12 के इक्वल आता है। अब आपने पी क्यू की लेंथ बतानी है। ठीक है बच्चों, आपने पी क्यू की लेंथ बतानी है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का? गलत जवाब, गलत जवाब। ये वाला एंगल 90 का नहीं होता, ये वाला एंगल 90 का होता है। फिगर देख, ज्योमेट्री में जो दिख रहा होता है ना वो होता नहीं है।
ज्योमेट्री में जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, ज्योमेट्री में हमें हर काम के लिए प्रूफ चाहिए होता है। पी क्यू टेंजेंट है, ओपी रेडियस है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। एग्री? आगे बढ़े, जब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, इसलिए OQ का स्क्वायर इक्वल होगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के। OQ कितना है? 12। OP कितना है? OP इज इक्वल टू रेडियस जो कि 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर एंड प्लस में PQ का स्क्वायर, ये आया 144 माइनस में 5 का स्क्वायर 25 और यह आया PQ। तो आपने सही बोला, 119 रूट के अंदर आपका आंसर आया। क्लियर? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रूव दैट टू कोसेंट्रिक सर्कल, दो कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर एक ही होता है, सर्कल के अंदर सर्कल, राइट? तो दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं। आगे क्या बोला? टू कोसेंट्रिक सर्कल के बाद कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है, यानी कि दिस वन AB के बारे में बात चल रही है, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P। तो आपको यह प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है प्रूव दैट कि AP इज इक्वल टू PB। बड़े सर्कल की कॉर्ड स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये प्रूफ करने के लिए हमें बोला गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले गिवन लिखना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे खास बात वो ये है कि ये वाले क्वेश्चंस डेकोरेशन मांगते हैं। अगर डेकोरेट किए बिना इन क्वेश्चन को आगे लेकर गए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मार्क्स सफर करने पड़ेंगे। और डेकोरेशन के अंदर 3 चीजें आती है, गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, और प्रूफ से शुरू करते हैं। तो गिवन में आएगा AB इज ए कॉर्ड टू बिग सर्कल एंड टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। एग्री बच्चों? हाँ या ना? AB इज ए कॉर्ड टू बिगर सर्कल एंड टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। आपको प्रूव करना है AP PB के इक्वल हो। आप एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करोगे, आप कंस्ट्रक्शन करोगे कि जो इसका सेंटर है वहां से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दोगे, ज्वाइन OP। क्लियर? अब शुरू करो प्रूफ। अब आप ये बोलोगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB और इसका रीजन बताओगे। बिकॉज क्या रीजन है? रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर बच्चों? पहली बात ओके। अब उसने बोला कि अगर OP AB पर परपेंडिकुलर है, बट हमें तो यह प्रूफ करना है कि AP PB के बराबर है, तो बैक टू क्लास 9th, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। राइट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो दूसरी थ्योरम हमने लगाई 9th क्लास की, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB, और ये हो गया प्रूफ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, टू टेंजेंट्स एट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O। एक सेंटर आया, एक सर्कल आया। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को आगे देखें। कह रहा है कि TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O। तो यहां पर दो टेंजेंट्स डाली गई हैं,
एक है टीपी, तो टीपी हमारी टेंजेंट है, दूसरी हमारी टेंजेंट है टी क्यू। एक पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो ही टेंजेंट डाली जा सकती है, ज्यादा टेंजेंट नहीं डाल सकते। तो एक है टीपी और एक है टी क्यू। तो लिख लेते हैं। तो जो बात दे रखी हो उसे गिवन में डाल दो। तो टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। फिर उसने बोला प्रूव दैट, आप ये प्रूव करके बताओ कि पी टी क्यू यानी कि दिस वन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ पी क्यू ये हमारा एंगल छोटा सा जो बन रहा है यहां पर दिस वन। तो ये हमें प्रूव करके बताना है कि अगर हम OPQ का ट्वाइस करेंगे, OPQ का ट्वाइस करेंगे तो वो एंगल T के इक्वल आएगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है। चलो सबसे पहले इन ट्राइंगल TPQ की बात करते हैं। इन ट्राइंगल TPQ, क्या TP और TQ बराबर है? यस और नो? TP और TQ बराबर है। कारण क्या है बराबर क्यों है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। बराबर क्यों है? अभी हमने थ्योरम नंबर 2 में देखा था, अगर एक ही पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, तो वो इक्वल होती है। क्लियर? इसलिए वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। यस और नो? हाँ या ना? बोलो सर। कैसे? अरे एक ट्राइंगल की अगर दो साइड्स बराबर होती है तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, और उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस एंगल को M मान लूं तो ये वाला एंगल भी M होगा। हाँ या ना? आगे बढ़े तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP और लेट से वो M के इक्वल है। डन? अब ना बाद में नोट किया करो, पहले क्लास पे ध्यान दो। इससे साइड कर दो अपने रजिस्टर को, आराम से नोट कर लेना बाद में। तो TPQ और TQP बराबर आ गए, मैंने इसको M मान लिया। सम एंगल प्रॉपर्टी से अब मुझे बताओ क्या एंगल TM और M को प्लस करके 180 डिग्री आता है? सम एंगल प्रॉपर्टी। यहां पर हमने लिखा एंगल T प्लस ट्वाइस ऑफ M इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब यहां से M की वैल्यू निकाल लो, तो 2M इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल T, और M की वैल्यू आएगी 2 को नीचे ले जाओ, तो इसके नीचे लेके जाओगे ये बन जाएगा 90 डिग्री, और ये बन जाएगा हाफ ऑफ एंगल T। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में क्या ये वाला एंगल दिस वन OPQ, दिस वन OPQ और ये M, क्या दोनों 90 डिग्री बनाते हैं कि नहीं बनाते? OPQ प्लस एंगल M, क्या ये 90 डिग्री के इक्वल होगा? कोई बताएगा क्यों? ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप यहां पर वो रीजन भी लिखोगे कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है बच्चों? यस और नो? अब यहां से, अच्छा सॉरी, यहां से ना एक बार M निकाल लो, इसको 2 नहीं मानना। यहां से एंगल M की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 90 माइनस OPQ। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर?
m इसके इक्वल है, m इसके इक्वल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो अब जब इन दोनों को इक्वेट किया तो हमें मिल रहा है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल T इज इक्वल टू 90 माइनस OPQ। 90 से 90 कट गया, अब इस 2 को वहां पे लेके जाओ तो एंगल T इज इक्वल टू, ये 2 वहां चला गया, माइनस से माइनस कट गया एंड ट्वाइस ऑफ OPQ आ गया। प्रूव। कोई डाउट यहां तक? क्लियर? तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। कहता PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये नहीं हमारी PQ। कहते हैं उसका रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, 5 सेंटीमीटर का हमारा ये रेडियस हो गया। द टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्ट एंड P and Q, टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। P पर टेंजेंट डाली है, Q पर टेंजेंट डाली है, T पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। आपको TP निकालना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आ सकता है, क्वेश्चन फिगर में भी आ सकता है कि फिगर बना के दे देंगे आपको और बोलेंगे आपको TP की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया? फिर से TP और TQ आर टू टेंजेंट्स, PQ इज अ कॉर्ड एंड OP इज अ रेडियस। रेडियस है 5 और PQ है कॉर्ड विच इज इक्वल टू 8। आपको TP की वैल्यू निकालनी है, TP की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों? हाँ या ना? देखो सबसे पहले ये प्रूव करूंगा। मेरा इसको 2-3 स्टेप के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मेरा पहला स्टेप ये रहेगा कि आई वांट टू प्रूव दिस कि ये वाला जो एंगल है एंगल 1, ये वाला जो एंगल है एंगल 1, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये मेरा पहला स्टेप है। तो स्टेप नंबर में आपको ये बताना है OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। सब कुछ छोड़कर इस पर ध्यान दो कि OT को PQ के परपेंडिकुलर कैसे प्रूव किया जाए। उसमें आप क्या करोगे देखें, हम यहां पर O को Q से ज्वाइन कर देंगे। कर दिया? TPO और TQO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, यस और नो? इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TQO, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो? ये हम लोगों ने थ्योरम नंबर 2 में प्रूव कर रखा है। थ्योरम नंबर 2 के अंदर TP को TQ के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने यही किया था। फिर से कर लेते हैं। तो TPO के अंदर TP इक्वल है TQ के, और इसका रीजन है टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, नंबर 1। अगला है PO इक्वल है OQ के, रीजन इज रेडियस। और क्या बचा? अब क्या बचा? TO OT के इक्वल है, कारण है कॉमन। तो ट्राइंगल TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TQO और रिलेशन लगाया साइड साइड साइड। ये मतलब 15 सेकंड के अंदर ये वाला स्टेप हो जाएगा। तो TPO TOQ के, TPO TQ के कॉन्ग्रुएंट आ गया, पहला स्टेप ओके। मतलब ये समझ में आ गया? सर आपने वहाँ पे OR क्यों लिखा है? कहाँ पे? P को ये गलत है। बाकी सब बच्चों ने आंखें बंद करी हुई है। PO इक्वल है OQ के, रेडियस के। फिर से ध्यान दो, ये आपका TPO है, ये आपका TQO है। TPO का TP और TQ इक्वल, OP और OQ इक्वल, TO कॉमन, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हाँ या ना? कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये वाला एंगल
ये वाला एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए, यस और नो बच्चों? बोलो यार। तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए, रीजन हुआ सीपीसीटी। अब आपका दूसरा काम है कि आप टीपीआर और टीआरक्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे इन ट्राइंगल। जब आप ये एनसीईआरटी में देखोगे ना तो उसमें इतना लंबा काम नहीं किया हुआ, उसमें सीधा बोला हुआ है कि टीपी और टीक्यू के कॉन्ग्रुएंट है। उसमें उन्होंने स्टेटमेंट में लाइनें बोली हुई है, आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है, बट करना इसको ऐसे ही है, थोड़ा आसान है, थोड़ा लेंथी है बट आसान है। तो टीपीआर दिख रहा है आपको, टीपीआर और टीक्यूआर एंड ट्राइंगल टीक्यूआर दिख गए, दो ट्राइंगल। अब इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। नंबर 2 टीपीआर का एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, प्रूव्ड अबव। एक बात। दूसरा टीपीटीक्यू के इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, और फिर टीआर टीआर कॉमन हो गया, टीआर टीआर कॉमन हो गया। एग्री बच्चों? देयरफॉर ट्राइंगल टीपीआर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टीक्यूआर। ठीक है, मैंने ना प्रॉपर मैथमेटिकली इसको प्रूव करके दिखाया है। हम इसको ना स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। हम दो लाइनों के अंदर इसको लिखेंगे, हम बोलेंगे कि टीपीओ टीक्यूओ आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बिकॉज टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, पीओ इज इक्वल टू ओक्यू एंड टीओ इज इक्वल टू टीओ, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो प्रॉपर ऐसे करने की नीड नहीं है, आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 4 इक्वल होगा या नहीं होगा? एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा, यस और नो? टीपीआर और टीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? टीपी और टीक्यू इक्वल क्यों है? अच्छा, टीपी और टीक्यू इक्वल बेटा इसलिए होते हैं जब एक ही पॉइंट से टेंजेंट्स डाली जाती है टू द सेम सर्कल तो वो टेंजेंट्स इक्वल होती है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? पक्के वाली बात। क्वेश्चन, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 4 इक्वल हुए किस कंसेप्ट से? सीपीसीटी। एंगल 1 और एंगल 4 को आप मान लो x। अब 1 और 4 को प्लस करके क्या हमें 180 मिलता है लीनियर पेयर? x प्लस x हमारा हो गया 180 और 2x हो गया 180 और x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। Therefore, TO is perpendicular to PQ। ये मेरा स्टेप नंबर 1। अभी आपने समझना है कि ये परपेंडिकुलर क्यों है। ठीक है, अब इसके बदले में आप एक लाइन भी लिख सकते हो, वो मैं लाइन लिखवा रहा हूं। अब वो लाइन क्या लिखवाऊंगा देखें। लाइन ज्वाइनिंग the point from where the tangents are drawn, where the tangents are drawn, line joining the point from where the tangents are drawn to the center। जहां से टेंजेंट्स डाली गई है उस वहां से अगर सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए तो it bisect the corresponding chord at 90 डिग्री। अब ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाली लाइन में बच्चे भूल ही जाते हैं और उसको करने में भी ज़्यादा इशू नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप, आप पहले एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल प्रूफ करोगे यूजिंग ट्राइंगल टीपीओ एंड टीक्यूओ को कॉन्ग्रुएंट करके। पहला, जब एंगल 2 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप टीपीआर और टीक्यूआर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। दूसरा,
जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए, दोनों को लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से प्रूव किया कि ये वाला जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर पे एक दूसरे को कट कर रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है, ये इस चैप्टर का थोड़ा सा टिपिकल वाला क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया? स्टेप नंबर 1 ओके, मैं आप इसे नोट कर लेना, मैं इसे मिटाने लगा हूं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, स्टेप नंबर 2। ये प्रूव हो चुका है कि परपेंडिकुलर है। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, देखें। स्टेप नंबर 1 में मैंने ये प्रूव किया, मैं यहां पे लिख देता हूं कि स्टेप नंबर 1 में हमने ये प्रूव किया कि TO इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब हम यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, perpendicular drawn from the center, bisect the chord, 9th क्लास। तो ये देखो परपेंडिकुलर है, ये वाली बात हमने प्रूफ करी है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये परपेंडिकुलर डाला गया टू द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड हो गई बाइसेक्ट, इसलिए यहां से लेकर यहां तक हो गया 4 और यहां से लेकर यहां तक हो गया 4। तो अब आप आओगे इन ट्राइंगल PRO, दिख रहा है PRO, इसमें PO स्क्वायर इक्वल होगा PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। PR हमारे पास है 4, RO हमें नहीं पता कितना है, और ये है 5, तो RO 3 है, कहां लिखा है? अच्छा अब आएगा 25 माइनस 16 और RO की वैल्यू आएगी 3। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो जी, ये हमारा मिल गया हमें 3। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 से मुझे मिल गया 3। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको x मानने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसे x मानने वाले हैं। अब मैं स्टेप नंबर 3 लिखने वाला हूं। स्टेप नंबर 2 ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे आप नोट कर लेना आराम से। स्टेप नंबर 1 में क्या किया, परपेंडिकुलर प्रूफ किया। स्टेप नंबर 2 में जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसकी वैल्यू निकाली 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 एंड लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 3, अब यहां पर देखो, आपको 2 ट्राइंगल अगर दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, एक ट्राइंगल है TPR और एक ट्राइंगल है TPO। यहां से लेके यहां तक कितना था, 4। यहां से लेके यहां तक है 4, ये है 4 यहां तक, ये है 3 और इसको हम मान रहे हैं x। अब सारी डायमेंशन आपके सामने, TPR में आ जाओ, TPR में आ जाओ। TPR पे ध्यान देना है, सिर्फ चिड़िया की आंख। TPR में ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। बार बार कलर बदलना पड़ रहा है। ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम लगाना जरा, TPR में क्या आएगा, TP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर, बस। अब TPO में राइट एंगल कहां पर बनता है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। अब TPO में पाइथागोरस थ्योरम लगाना, क्या आएगा, TPO में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा, TO स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, TO स्क्वायर प्लस में TP स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी कि OP। क्लियर?
यहां से टीपी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 16 ये क्या हुआ, ओह थैंक गॉड, यहां से टीपी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 प्लस एक्स स्क्वायर। टीओ की जगह क्या हम 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 5 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा माइनस का 25, दिस इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर। बच्चों को समझ में आए, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? टीपी स्क्वायर इसके बराबर है, टीपी स्क्वायर इसके बराबर है स्टेप नंबर 3 में। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो सर अब 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 25। 16 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 25 एज इट इज। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सब कुछ यहां पर ले आओ, एक्स को यहीं छोड़ दो। 16 माइनस 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 6x। 16 में से 9 गया, क्या बचा? चल बे 7 और 25 कितना हो गया? 32 डिवाइड बाय 6। अब बड़े हो जाओ यार, बड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, पहले प्लस होगा, कुछ नहीं होता। तो 16 बाय 3, तो x की वैल्यू आई है बच्चों 16 बाय 3। बट क्या मुझे x निकालना है? मुझे निकालना है टीपी। तो टीपी आप यहां से भी निकाल सकते हो, टीपी आप यहां से भी निकाल सकते हो वैल्यूज पुट करके। तो मैं इसके अंदर टीपी स्क्वायर इक्वल है 16 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स हमने निकाला है 16 बाय 3, तो 16 बाय 3 का स्क्वायर, तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस में 256 अपॉन में 9, और टीपी स्क्वायर आएगा 144 प्लस 256 अपॉन 9, और फिर टीपी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 400 बाय 9, स्क्वायर काटा, यहां पे रूट लगाया, आंसर आया 20/3 इज माय आंसर। क्लियर? टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन मैं ना दूं ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन सा टेस्ट? जो इसके बाद होगा चैप्टर खत्म होने के बाद। कुछ पूछना है तो बताओ। स्टेप नंबर 1, 2 बार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे और OT PQ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, नंबर 1। स्टेप नंबर 2, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड के कंसेप्ट से ये वैल्यू निकलेगी 3। स्टेप नंबर 3, TPR और TPO दो राइट एंगल लेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अलजेब्रा परफॉर्म करेंगे, आपको टीपी मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बोलो। सम को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना चाहिए या फिर बोर्ड मास से? जब प्लस और माइनस के आखिरी के आइटम्स बचते हैं तो उसमें कोई रूल नहीं होता, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या लिखा है। फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट है हमारे पास Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। तो ये सर्कल है और ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, दिस इज इक्वल टू 24। फ्रॉम ए पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। Q का सेंटर से जो डिस्टेंस है, जिसे हम O मान लेते हैं, इज 25 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ सर्कल बताना है, आसान वाला क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, फिर आप बोलोगे ये वाला एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा? रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular to each other at POC। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, विच इज इक्वल टू OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर
प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू आया 25 का स्क्वायर, ये है 24 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर निकालना है। 625 इज इक्वल टू 576 प्लस में पी क्यू स्क्वायर। 625 में से 576 को माइनस करो 49 तो पी क्यू स्क्वायर आया हमारा 49 और पी क्यू की वैल्यू आ रही है 7 आंसर। तो इसमें से हमारी है ए ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसमें आपने बताना है कि पी टी क्यू कितने डिग्री का है। देखो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है। जब एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाली जाती है तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को रेडियस पर, एक दूसरे को नहीं रेडियस के साथ जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां पर हमारा सर्कल है, यहां पर हमारा एक पॉइंट है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर आपको ये 110 डिग्री दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल टी कितने डिग्री का है, तो आप हाँ, बिकॉज इट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ के 180 ऑलरेडी आ रहा है और ऑलवेज आ रहा है, तो इसलिए इन दोनों को जो सम होना चाहिए वो भी 180 होना चाहिए, हाँ या ना? इसलिए एंगल टी जो होगा वो होगा 180 में से 110 को माइनस करो 70 डिग्री। इजी? बढ़े आगे? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट है पी। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, सब डाल रखे हैं मैंने इसके अंदर। तो इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के ऊपर। ये हमारा पी ए हो गया, पी बी हो गया। शौर्य, अगर पी ए मान ले 8 सेंटीमीटर है तो पी बी कितना होगा? बिल्कुल सही है ना, याद है ना ये बात? अब तो वो कहते हैं टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। वो एक दूसरे के साथ 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है, ठीक है? देन पीओए की वैल्यू क्या होगी? पीओए की वैल्यू क्या होगी? ये कितना बच्चों? ये कितना? ये कितना? 100 हो गया। अब पीओए कितना? अब क्योंकि ये हमारा 1 मार्क क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की नीड नहीं होती। पीएओ और पीबीओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, तो इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा इक्वल। टोटल है 100, तो आंसर आ गया 50-50, ठीक है? तो हमारा आंसर है बच्चों 50। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। अगर एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स पर, अगर एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स पर दो टेंजेंट डाली जाए तो कह रहा है प्रूव दैट टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन क्लियर? डेकोरेशन करो इस क्वेश्चन की। सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन होगा ए बी इज अ डायमीटर। फिर हमने क्या किया, पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है। फिर हमने क्या किया, पॉइंट बी पर एक और दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की है। तो L1 एंड L2 आर टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि L1 इज पैरेलल टू L2। अब बताओ क्वेश्चन और क्लियर हुआ? यस और नो? एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर डाली गई टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती है, ये हमें प्रूव करना है। डायग्राम ये है, गिवन हो गया, 2 प्रूव हो गया। प्रूफ शुरू करें? बहुत बढ़िया। आप बोलोगे कि एंगल 1
एंगल 1 कितने डिग्री का? बिल्कुल सही जवाब। एंगल 2 कितने डिग्री का? अच्छा, आज आप लोगों के छोटा सा आईक्यू का टेस्ट हो जाए। ये दो लाइंस है बच्चों, L1 और L2, और यहां पर एक लाइन डाली गई है L3। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या L3 को क्या कहते हैं? L3 को ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। इस वाले केस में L1 और L2 पैरेलल था। अब एक लाइन आई L1, एक लाइन आई L2। L1 और L2 पैरेलल नहीं है, हमने एक तीसरी लाइन से इस लाइन को काटा, इसे क्या कहते हैं? एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, ट्रांसवर्सल ही कहते हैं। ट्रांसवर्सल का लाइन के पैरेलल होने से कोई लेना देना नहीं है, उसे ट्रांसवर्सल ही कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इन एंगल्स को क्या कहते हैं? और इन एंगल्स को क्या कहेंगे? को इंटीरियर ही कहेंगे। इन एंगल्स का को इंटीरियर होने में लाइन के पैरेलल होने का कोई लेना देना नहीं है। दीज आर को इंटीरियर एंगल, दीज आर को इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और यहां पर 1 और 2 का एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री गधे हो तुम, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल नहीं है। अब यहां पे फर्क पड़ता है, L1 और L2 पैरेलल हो या ना हो, L3 इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल इन बोथ केस। क्लियर? L1 और L2 पैरेलल हो या ना हो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल इन बोथ केस। बट अगर L1 और L2 पैरेलल है, ओनली इन दैट केस 1 और 2 का सम 180 डिग्री होगा। यही बोलने वाला था मैं, तूने मेरे शब्द ले लिए, बस माइक ले लेती मेरे से बोलने के लिए तो ये बात रिकॉर्ड हो जाती, नहीं तो मैं दोबारा बोल देता हूं। एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री तभी होगा अगर L1 और L2 पैरेलल लाइंस है, एंड इसी का वाइसी वर्सा कि अगर 1 और 2 का सम 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है तो सम 180 है, सम 180 है तो लाइंस पैरेलल है। क्लियर? क्लियर? तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड करने वाले हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? तो अभी मैंने आपको थ्योरम में बताया कि अगर को इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलता है तभी लाइंस पैरेलल होती है। यस और नो? तो आप यहां पे लिखने वाले हो देयरफॉर L1 इज पैरेलल टू L2 प्रूफ। पूछना तो बोलो, अभी मैं ये खड़ा हूं। अरे ऐसे ही करना है, तो टेंशन ना ले, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। पूछना है भाइयों कुछ? टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन भी आएगा। आगे बढ़े, ये बच्चा नोट करे जा रहा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। भाई सब घुमा फिरा के ना ले देके बार बार वही बातें पूछे जा रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। एक सर्कल, उसका एक सेंटर और उस पर एक टेंजेंट, अगर सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दिया जाए, इसको मैं बोल देता हूं P और इसे हम कह देते हैं O, इसे हम कह देते हैं L। अगर P और O को जोड़ दिया जाए तो नो डाउट PO जो होता है L1 पर परपेंडिकुलर होता है ना? इसका रीजन है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम 1 यही है, प्रूफ ये नहीं करना। प्रूफ क्या करना है मैं बता रहा हूं। कह रहा है अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर डालें तो वो सेंटर से ही पास करता है, प्रूव इट। जो है उसी को प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, उल्टी सीधी थ्योरम में हम उल्टा ही सोचेंगे। ये उल्टी सीधी थ्योरम है, उल्टी सीधी थ्योरम है ना, उल्टा सीधा क्वेश्चन है ना ये, कि परपेंडिकुलर अगर एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर सेंटर सर्कल के सेंटर से पास करता है। ये उल्टी सीधी बात जो कह रहा है हमसे, तो हम उल्टा सोचेंगे।
हम उल्टा सोचेंगे कि मान लो कि वो ओ से पास नहीं करता, वो किसी और पॉइंट से पास करता है, और वो जो कोई और पॉइंट है वो है ओ डैश। बट ये परपेंडिकुलर है, ये उसने खुद बोला है। परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ये मैंने प्रूव करना है। इस सर्कल का जो असली सेंटर है वो ओ है। मैंने ये अज्यूम किया कि P पर जो परपेंडिकुलर डाला गया वो सेंटर से पास ना करके किसी और पॉइंट से पास कर गया। अब एक बार इस क्वेश्चन को डेकोरेट कर लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। तो गिवन में बच्चों ये है कि L इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पासेस थ्रू ओ से पास करता है। हमने कंस्ट्रक्शन की, लेट, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक अजम्पशन की, लेट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट passes through O dash। क्लियर? क्लियर? यहां तक ओके, डेकोरेशन हो गई। अब क्वेश्चन शुरू करें। अब देखें, अब आप मुझे ये बताओगे, मैंने इसको नाम दिया A। अब आप मुझे ये बताओगे OPA किसके इक्वल है? क्या ये 90 डिग्री के इक्वल है? बिकॉज O इज द सेंटर, O तो सेंटर ही है, और सेंटर और टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। O सेंटर है बेटा, O सेंटर है, O इज द सेंटर, O डैश सेंटर नहीं है। O तो सेंटर ही है ना, एक तो सेंटर मानना पड़ेगा ना, तो O सेंटर, O डैश सेंटर नहीं है। O डैश इज अनदर पॉइंट, जहां से वो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे डाला जा रहा है, वो पास कर रहा है। ये मेरी अजम्पशन है, ये मैंने उल्टा सोचा है, ठीक है। तो OPA 90 डिग्री के इक्वल आ गया, यस और नो? इसका कारण क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। अगली बात, अब मुझे बताओ O डैश PA किसके इक्वल होगा? 90 से ज्यादा या 90 से कम? जो देखो क्या होता है, कानून अंधा होता है। कानून क्या कहता है? भाई साहब जो दिख रहा है हम उसके हिसाब से फैसला नहीं देते, जो साबित किया जाएगा फैसला उसी के अकॉर्डिंगली आएगा, है ना। ज्योमेट्री इज इक्वल टू कानून। ज्योमेट्री कहती है जो दिख रहा है उसके हिसाब से जजमेंट नहीं देनी, जो किताबों में है, जो डॉक्यूमेंट्स में है, जिसके सबूत हैं उसके हिसाब से आपने जजमेंट देनी है। तो दिखने के हिसाब से मत बताओ कि O डैश P A इज परपेंडिकुलर और नॉट। इस क्वेश्चन के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बताओ कि AP O डैश इज परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री, यस और नो? बिल्कुल यस, क्वेश्चन में बोला गया है। क्या बोला गया? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है कि P से परपेंडिकुलर डाला गया, P से परपेंडिकुलर डाला गया वो सेंटर से पास करता है ना। मुझे ये तो परपेंडिकुलर है ये साबित नहीं करना, वो परपेंडिकुलर है, साबित ये करना है कि वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है। क्लियर? तो O डैश PA किसके इक्वल आया? 90 डिग्री के। ये कारण है इसका गिवन, और इसका कारण है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 कहती है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. अब मुझे एक बात और बताओगे, यहां पर एक पॉइंट है A, यहां पर एक पॉइंट है B। मैं A से B की तरफ गया और फिर C की तरफ गया, ये आया 60 डिग्री। फिर मैं A से B की तरफ गया, फिर मैं D की तरफ गया। ABC 60 डिग्री है और ABD भी 60 डिग्री आया। इसका क्या मतलब होता है? अगर ABC 60 डिग्री आया और D इज अ पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, तो अगर D ऊपर चला गया वो एंगल छोटा हो जाएगा, अगर D नीचे चला गया वो एंगल बड़ा हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल है ओनली इन दैट केस अगर C एंड D लाइज ऑन सेम लाइन, ये तभी पॉसिबल है। हाँ या ना?
तो ये वाली चीज कब पॉसिबल है? अब ये कह रहा है एपीओ 90 डिग्री का है, एपीओ डैश 90 डिग्री का है, एपीओ 90 डिग्री का है, एपीओ डैश 90 डिग्री का है। ये तभी पॉसिबल है इफ ओ एंड ओ डैश लाइज ऑन सेम लाइन। क्लियर? इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पीओसी passes through center only. Clear? Therefore, अभी आता हूं तेरे पास, therefore perpendicular drawn from POC passes through center only. सिर्फ सेंटर से ही पास करेगा, और कोई तरीका ही नहीं है उसके पास। ये पूरी तरीके से satisfy कैसे हुआ? जैसे कि अगर ये पूरा सर्कल है हाँ। और ओ डैश और ओ एक ही लाइन लाई करता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ओ की जगह ओ। चलो भाइयों, एक आखिरी क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। और यार ये नहीं बोलना था यार, ये नहीं बोलना, ये कट कर दूंगा मैं, तो कोई बात नहीं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, the length of a tangent from point A is a point, यहां से एक टेंजेंट डाली गई है P तक, मान लो length of a tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center, जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चे लैंग्वेज का बड़ा इशू करते हैं। तुम लोगों ने भी इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या बोला था? 3 आंसर। हाँ, 3 नहीं बोला था? तो 3 नहीं है या नहीं है? सही बोला है। तो देखो दोबारा से, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल ये है या ये है? वैसे नीचे है, देखो दिखने में ये लग रहा है, लेकिन ये है। तो क्या रिलेशन लगेगा? AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। AP कितना? 4, PO कितना? R, AO कितना? 5। यहां से R की वैल्यू आएगी 3। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलो बच्चे बड़े आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो कह रहे 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस है 3। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक ऐसी कॉर्ड जो लार्जर सर्कल पे, तो कह रहा है कि एक ऐसी कॉर्ड है जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, तो बनाना कैसे बनेगा? ये हमारी ऐसी कॉर्ड बनेगी, राइट है बच्चों? तो कह रहा है कि AB is chord of larger circle and also tangent to smaller circle। यहां पर O है हमारा सेंटर, ये हमारा गिवन है। हमें क्या फाइंड करने के लिए उसने बोला है? कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम यहां पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो O सेंटर है उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, लेट से M, तो आप बोलोगे ज्वाइन OM। ठीक है, अब यहां पर 2 प्रॉपर्टी यूज होने वाली है सर्कल की। नंबर 1 कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट POC। हाँ या ना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। तो ये प्रूव हो गया परपेंडिकुलर है। मैं लिख लेता हूं पहले ये वाली बात।
जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम यहां पर प्रूफ नहीं लिखते, तब हम लिखते हैं सॉल्व। तो अब आप यहां पे लिखोगे ये वाला फर्स्ट रीजन। चलो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं, सॉल्व। तो आपने लिखा रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर OM is perpendicular to AB. One thing is clear? हाँ या ना? One thing is clear? दूसरा, perpendicular drawn from the center. Perpendicular drawn from the center. Bisect the chord. ये 9th क्लास की थ्योरम है, याद है थोड़ी सी? Perpendicular drawn from the center bisect the chord. ठीक है? तो अब ये बात प्रूव हो गई है कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और MB और AM इक्वल है। अब मुझे बताएगा कोई कि AB OB की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ बिग सर्कल। OM की वैल्यू कितनी है? 4 है। हाँ या ना? 4 है, 3 है, सॉरी 3 है। तो 3 है भाई, यहां पर लिखा 3 है। तो इन ट्राइंगल OMB, इन ट्राइंगल OMB पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। वैल्यूज जो आपके पास अवेलेबल है डाल दो, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, MB का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ये आया 9, 25 में से 9 गया, MB का स्क्वायर ये आया 16, तो MB स्क्वायर, MB की वैल्यू कितनी आएगी? MB क्यों आएगी? प्लस माइनस 4 नहीं बोलेंगे, वैसे तो प्लस माइनस ही होता है, लेकिन जब लेंथ की बात करते हैं तो माइनस की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। मतलब वहाँ मेंशन ना करे तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। तो MB आया 4, ठीक है? MB 4 है तो AB कितना होगा शौर्या? तो AB कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब। तो AB जो होगा वो इसका डबल होगा। आंसर आया 8 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है ABCD। चलो बना लेते हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD। एक हमने बना लिया क्वाड्रिलेटरल ABCD। कहता है इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इस क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है अपने घेरे में लिया हुआ है, ठीक है? तो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, ये बन गया सर्कल जो इसके अंदर है। साथ ही साथ ये वाली बातें लिख भी लेते हैं। गिवन ABCD is a quadrilateral which have circumscribed the circle, राइट है? फिर कहते हैं प्रूव दैट। आपको इसमें प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलो AB और CD को प्लस करने पर, AB कहां पर है? ये नीचे वाला AB और ये हो गया CD। ये ध्यान रखना, AB और CD को प्लस करने पर AD और BC आना चाहिए। तो मैं अभी कुछ करने वाला हूं, तो AB के जो भी पार्ट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे, CD के जो भी पार्ट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे। ये ध्यान रखना बस। अगर ये वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रखा तो क्वेश्चन सॉल्व होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप मुझे बताओ, लेट्स से कि ये क्वाड्रिलेटरल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है एट पॉइंट P, Q, R एंड S। आप मुझे बताओ क्या AP बराबर है AS के? AP AS के बराबर है? रीजन? बहुत बढ़िया। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इसलिए AP और AS बराबर है। क्लियर? दूसरा, क्या PB और BQ बराबर है?
ये ध्यान रखना, ए बी का जो भी पार्ट है, ए पी और पी बी लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे। आपने अगर यहां पर बी क्यू कर दिया, पी बी वहां पर कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, क्या डी आर और डी एस बराबर है? क्या डी आर और डी एस बराबर है? यस और नो? पक्का? क्या आर सी और सी क्यू बराबर है? यस और नो? अब आपने ध्यान दिया है, मैंने ए बी और सी डी के जितने भी पार्ट्स थे उनको लेफ्ट पे रखा है। क्यों मैं ये बार बार बोल रहा हूं, अभी आपको 1 मिनट में पता चलेगा। इन सब का रीजन क्या है? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। कोई डाउट यहां तक? अब आपने क्या करना है, इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देना है। 1 2 3 4 सबको ऐड कर देना है। ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। एपी पीबी डी आर आर सी, एपी पीबी डी आर आर सी सब एलएचएस में ऐड होगा और आरएचएस में ऐड होगा। तो एएस बीक्यू डीएस और सीक्यू, राइट है। एपी में पीबी को ऐड करके क्या बनता है? एबी बनता है, बहुत बढ़िया। डीआर में आरसी को ऐड करके क्या बनता है? सीडी बनता है। एएस में डीएस को ऐड करके क्या बनता है? एडी बनता है। और डीएस में, कहां है डीएस? डीएस में नहीं, वो तो हो चुका। बीक्यू में सीक्यू को ऐड करके क्या बनता है? बीसी बनता है। क्या यही प्रूफ करना था हमें? राइट? पूछो, कुछ पुण्य पूछना है तो यही प्रूफ करना था ना हमें, यस और नो? ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखें। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और दिस एक्सरसाइज। कहते हैं कि ना एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। एक सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है? सिर्फ 2। उसने बोला कि 2 टेंजेंट्स है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। मैंने एक टेंजेंट पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं और उसका नाम है, यहां पे टच कर रही है, और उसका नाम है एक्स वाई। दूसरी एक और टेंजेंट ड्रॉ होगी विच इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट, जो है एक्स डैश वाई डैश गिवन। तो गिवन में बच्चों ये है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड दीज आर 2 टेंजेंट्स। क्लियर है? यहां तक मैंने कर दिया, ये वाला काम कर दिया। विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, एंड अनदर टेंजेंट AB, एक और टेंजेंट है AB, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है C, इंटरसेक्टिंग XY एट A, XY को A पर कट कर रही है, एंड X डैश Y डैश एट B, और इसे B पर कट कर रही है। ये एक और टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है C। ठीक है? फिर कहते हैं प्रूव दैट AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने क्या करना है? इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। तो एक और टेंजेंट उसने बोली है, AB इज अनदर टेंजेंट, AB इज अनदर टेंजेंट। और अब साथ में कहता है कि आपने ये प्रूफ करके बताना है कि एंगल AOB 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है? हम इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको नाम दे दो कुछ भी। तो हमने इसे नाम दे दिया P और इसे नाम दे दिया Q। तो ज्वाइन PO एंड OQ,
ज्वाइन पीओ एंड ओक्यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सुने, अच्छा ओसी को भी ज्वाइन कर दो, हमने ओसी को भी ज्वाइन कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। 3 स्टेप में ये वाला क्वेश्चन होगा। चलो बच्चों आगे बढ़े। अब देखें इसका, आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपने पीओबी और बीओसी को कॉन्ग्रेंट करना है, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। जरा ओरल करके बताना, क्या पीओबी और बीओसी कॉन्ग्रेंट है? कौन सा? पीओबी और बीओसी कॉन्ग्रेंट है क्या? बताओ कैसे? ठीक है, देखते हैं, एक एक करके बताना। तो इन ट्राइंगल पीओबी एंड ट्राइंगल बीओसी, हाँ बताओ पीओबी का क्या? चलो एक चीज हो गई, ओबी ओबी के कॉमन हो गया। दूसरा आपने बोला ओपी इज इक्वल टू ओसी रेडियस ऑफ सर्कल। अगला बताओ। उससे ज्यादा आसान मैं लिख देता हूं, पीबी इज इक्वल टू बीसी। साइड 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 से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और पीबी बीसी के बराबर क्यों है? 10। हाँ ये वाली बात ये बड़ा सही बोलता है। तो दिस इज, ये रीजन है बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर ट्राइंगल पीओबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बीओसी। रिलेशन लगा साइड साइड साइड। कोई डाउट यहां तक? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, यस और नो? रीजन सीपीसीटी। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, यस और नो? सबसे प्यारी बात मेरे को ज्योमेट्री की, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, कि अगर किसी ज्योमेट्री के अंदर अगर कोई स्टेप सेम प्रोसेस से प्रूव होता है तो उसके लिए दोबारा करने की कोई नीड नहीं होती। तो हम यहां पर वर्ड लिखते हैं सिमिलरली। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कोई डाउट बच्चों यहां तक? बढ़े आगे। अब हमारा स्टेप नंबर 2 शुरू होगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर एक मैं बात लिखूंगा, आप मुझे बताना है सही है कि गलत। क्या एंगल पीबीसी, क्या एंगल क्यूएसी को प्लस करके 180 डिग्री आता है? रीजन? रीजन एकम रीजन। पीबीसी और क्यूएसी को प्लस करके 180 डिग्री क्यों आता है? गलत जवाब। गलत जवाब। एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई साहब ट्राइंगल अगर होता तो आप ये बोलते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। हाँ बोलो। को इंटीरियर एंगल इज राइट आंसर। बच्चों जब दो पैरेलल लाइंस होती है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आपने क्या करना है, इसे डिवाइड कर दो बाय 2 से। तो हाफ ऑफ पीबीसी, हाफ ऑफ क्यूएसी और हाफ ऑफ 180। पीबीसी का हाफ क्या होगा एकम? हाँ जी, पीबीओ इज राइट आंसर। लेकिन क्या 1 और 2 लिख सकते हैं हम, एंगल 1 और एंगल 2? क्या पीबीसी का हाफ एंगल 1 और एंगल 2 दोनों है? मैं 1 भी लिख सकता हूं, एंगल 2 भी लिख सकता हूं। मैंने पीबीसी की जगह लिखा एंगल 2, ठीक है। ऐसे यहां पर क्यूएसी के हाफ में एंगल 3 लिख सकता हूं मैं, यस और नो? तो 2 + 3 किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब मेरा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में इन ट्राइंगल एओबी, अब एक का मुझे बताएगा सम एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। इन ट्राइंगल एओबी के तीनों एंगल बता दे कौन कौन से हैं। एंगल 3 है, एंगल 2 है और एओबी है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो? क्या रीजन है? सम एंगल प्रॉपर्टी।
तो एंगल 3 ये वाला, एंगल 2 ये वाला और AOB ये वाला, जिसमें जो इस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, एंगल 2 + 3 किसके बराबर है? 90। इसकी जगह 90 पुट कर दो। AOB एज इट इज, यहां पर है 180 डिग्री, तो एंगल AOB क्या आएगा? 180 में से 90 माइनस हुआ 90, और ये हुआ प्रूफ। मतलब ये देख लो कि अगर आपके बोर्ड में इस चैप्टर में से जितनी बार भी क्वेश्चन आया, हर 4 बार में से 1 बार ये क्वेश्चन आया। आगे बढ़े, इतना टाइम बहुत है पॉज करके नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कह रहे प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये ना मेरा सर्कल, ये है हमारी 2 टेंजेंट, और ये है एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle, supplementary 180, supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। वो कौन सी लाइन है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेगी? वो है रेडियस। हाँ या ना? तो ये आ गया, और एक ये आ गया। तो OA ने और OB ने, OA ने और OB ने मिलकर जो एंगल बनाया, वो एंगल कौन सा है? ये वाला। टेंजेंट्स ने मिलकर जो एंगल बनाया, वो एंगल कौन सा है? ये वाला। तो मेरे को क्या प्रूफ करना है? कि यही दोनों एंगल, यानी कि एंगल O और एंगल P सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बस और कुछ भी नहीं है। कह रहा प्रूव दैट एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल subtended by the line joining, subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो वो कौन सा लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ रहा है? OA है और OB है। तो OA और OB ने मिलकर जो एंगल बनाया, टेंजेंट ने मिलकर जो एंगल बनाया, वो 180 डिग्री होता है। प्रूफ करो भाई। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। हाँ या ना? ये एंगल कितने डिग्री का? ये कितने डिग्री का? ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360। ये 90, ये 90, तो दोनों का सम क्या होगा? 180। ठीक है, बस हो गया। अब एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूं उसको पूरा करने के लिए। तो आप यहां पे लिखोगे कि एंगल A और एंगल B बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का रीजन है रेडियस एंड टेंजेंट। कितना खूबसूरत लिखा है। are perpendicular to each other at point of contact। फिर आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल PAOB दिख रहा है? आप ना थोड़ा एक काम करो, वहां जाके बैठो, आप बातें कर रहे हो ना आपस में। PAOB दिख रहा है आपको? POB के चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो एंगल P, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, दिस इज इक्वल टू 360। एंगल P हमें नहीं पता कितना है, एंगल A 90 डिग्री का है, एंगल O नहीं पता कितना है, ये 90 डिग्री का है, 360 डिग्री हो गया। तो एंगल P प्लस एंगल O 360 में से दोनों को ले जाके माइनस कर दो, तो 180 डिग्री हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा हो गया प्रूफ। क्लियर? आसान है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या लिखा है। कह रहा अगर एक पैरेललोग्राम किसी क्वाड्रिलेटरल को, पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर ले। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया था। कह रहा अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर ले तो प्रूव करो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा।
तो पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिया। तो ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब किया, पी क्यू आर एस हो गए पीओसी। तो गिवन है बच्चों मेरे पास कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हाँ या ना? विच हैव circumscribe, which have circumscribe स्पेलिंग देख लेना यार, circumscribe a सर्कल। और आपको अब ये प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है इज अ रोम्बस। सेम तरीके से होगा जो अभी अभी हम लोगों ने किया था। ए बी और सी डी को एक ही तरफ रखेंगे। मुझे बताओ एपी किसके बराबर, पीबी किसके बराबर, फिर बताओ डीआर किसके बराबर, और बताओ आरसी किसके बराबर। एपी किसके बराबर, पीबी किसके बराबर, डीआर किसके बराबर, आरसी किसके बराबर। सबका रीजन क्या है? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। जर्मनी समझ में आ रही है मेरी? सॉरी फ्रेंच। बढ़िया। 1 2 3 4 चारों को ऐड कर दो। ऐड 1 2 3 एंड 4। तो इस तरफ आएगा एपी प्लस पीबी, डीआर और आरसी। ठीक है मंथन? ऐसे यहां पर एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू, राइट है? एपी में पीपी को ऐड करके क्या आया? डीआर में आरसी को ऐड करके क्या आया? एएस में डीएस को ऐड करके क्या आया? और जो बचा कुछ है बी क्यू में सी क्यू को ऐड करके क्या आया? कोई डाउट यहां तक? क्या ये एक पैरेललोग्राम है? स्टार्टिंग में दे रखा था। तो ए बी और डीसी तो बराबर होंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं डीसी की जगह ए बी ही लिख लेता हूं। ऐसी एडी और बीसी भी बराबर होंगे, तो बीसी की जगह एडी ही लिख लेते हैं, बिकॉज ए बी डी सी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है। दोनों का रीजन डाल देना, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, आया ना? 1AB प्लस 1AB क्या हो गया? 1AD प्लस 1AD क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, AB और AD बराबर आ गए। भाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी इक्वल ही होती है। अगर मैंने AB को AD के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल साइड्स बराबर आ गई। और अगर ऑल साइड्स बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ये रोम्बस हुआ। ज्यादा कुछ लिखने की नीड ही नहीं है, लिख दो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। टीचर अपने आप समझ जाएगा भाई, आगे हमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की नीड नहीं है। क्लियर? चले आगे? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, ब्लर हो गया था, दोबारा से देखो। तो एक बार इसको रिकैप कर देता हूं थोड़ा सा, पता नहीं कहां से ब्लर हो रखा है वीडियो, तो आप लोगों के लिए। एबीसी का एरिया निकालने के लिए हमने ओ बी सी का एरिया, ओ बी ए का एरिया, ओ सी ए का एरिया निकालना है और उन तीनों को प्लस करना है, तो वो एबीसी का एरिया आएगा। ठीक है? तो एबीसी का एरिया हुआ ओबीसी, ओएबी और ओएसी। तीनों ट्राइंगल है, तीनों को फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ओबीसी का जो बेस है वो 14 है, हाइट 4 है। ओबी ए का जो बेस है वो 8 प्लस एक्स है, हाइट 4 है। ओसीए का जो बेस है वो 6 प्लस एक्स है, हाइट 4 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया
और अब इसकी थोड़ी सी अलजेब्रा करके इसे सॉल्व कर रहे हैं। कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 2, 1/2 4 कॉमन निकाला तो ये आपके सामने बचेगा 14 और 8 22, 22 और 6 28 प्लस 2x। फिर यहां से 2 को बाहर निकाल लो, बाहर आ गया 4 और अंदर बचेगा 14 प्लस x। क्या निकला ये फाइनली? क्या निकला बच्चों? ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं इस एबीसी का एरिया दोबारा से निकालूंगा किसी और तरीके से, और वो तरीका है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में एक साइड हमारे पास है 14, दूसरी साइड हमारे पास है 8 प्लस x, तीसरी साइड हमारे पास है 6 प्लस x। तो हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आप s निकालोगे। s का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, 14 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस x डिवाइड बाय 2, और s निकलेगा 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 प्लस 2x डिवाइड बाय 2, 2 से कॉमन लेके कटिंग करी, आंसर आया 14 प्लस x। तो ये आया s, s का मतलब सेमी पेरीमीटर। अब आपने निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s की जगह 14 प्लस x, 14 प्लस x में से a को माइनस करो, यानी कि 14 माइनस, फिर 14 प्लस x में से b माइनस होगा तो माइनस 8 माइनस x, फिर 14 प्लस x में से c माइनस होगा माइनस 6 माइनस x, और पूरे पे लगेगा रूट। ठीक है? 14 से 14 गया, ये वाले x से ये वाला x गया, x से x गया, तो एरिया क्या बच रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या बच रहा है? 14 प्लस x यहां पे बचा, फिर यहां पे बचा x, फिर यहां पर है 14 में से 8 गए 6, और 14 में से 6 गए 8। तो ये है बच्चों एरिया। कोई डाउट है यहां तक? ये किसका एरिया है? एबीसी का। ये किसका एरिया है? एबीसी का। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। इसलिए हमारा 4 एंड 14 प्लस x इक्वल होगा। ये एरिया इस तरीके से निकाला गया, ये वाला एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला गया। दोनों को आप इक्वेट करोगे, 14 प्लस x और 48। क्लियर? अब इसे सॉल्व करने के लिए आपने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब आपने इसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 14 प्लस x का स्क्वायर 14 प्लस x का स्क्वायर बनेगा, और ये रूट कट जाएगा, यहां पर आएगा 14 प्लस x इंटू एक्स एंड 48, राइट? 16 से इसकी कटिंग कर दो, यहां पर आ गया 3, बाकी जो है सब कुछ इधर ले आओ। 14 प्लस x का स्क्वायर माइनस में 3x, 14 प्लस x इज इक्वल टू 0। किसी भी प्रकार की एल्जेब्रिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने का की पॉइंट ये है कि अगर उसमें आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है तो वो कॉमन आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, वो इसके कैलकुलेशन में उलझ जाएगा। तो मेरे को भी तो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि 14 प्लस x को कॉमन निकाल लो, दोनों में है ना कॉमन। यहां पर क्या बचा? 14 प्लस x, यहां पर क्या बचा? माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। एक बार 14 प्लस x को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू आ गई -14,
विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और यहां पर 14 माइनस में 2x को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ गई 7। और अगर x की वैल्यू आ गई 7 तो AC कितना, AC कितना 13, 6 और 7। और AB कितना, AB कितना 7 और 8 15। आसान है, लेंथी है बट आसान है, हो सकता है। चलो अभी देखते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, जाओ अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जिसने एक सर्कल को फिर से सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, सप्लीमेंट्री सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। कह रहा प्रूव दैट जो उसकी ऑपोजिट साइड्स है, यानी कि AB और DC सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है। आपको यह प्रूव करना है कि एंगल AOB, इसे O मान लो, AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड फिर आपने प्रूव करना है कि BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर से। एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। कह रहा प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स हैं DC और AB, यस और नो। तो DC और AB ने जो सेंटर पर एंगल बनाया, उन एंगल के नाम क्या है? AB ने जो सेंटर पर एंगल बनाया उसका नाम क्या है? AOB। DC ने सेंटर पे जो नाम एंगल बनाया उसका नाम क्या है? DOC। कह रहा प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो जो लिखा है वो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे आप। गिवन में आप यही लिख लेना कि एक क्वाड्रिलेटर ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। आप इन सबको ज्वाइन कर दो। आपने इन सबको ज्वाइन किया और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, यस और नो? कैसे इक्वल होंगे एंगल 1 और एंगल 2? हमने अभी अभी किया ना ये वाला पिछले क्वेश्चन के अंदर। कैसे? POB और BOQ कॉन्ग्रेंट होते हैं। आप यहां पर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो, बिकॉज ट्राइंगल POB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, POB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOQ। POB और BOQ कॉन्ग्रेंट है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यस और नो? सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सब आपस में बराबर है। 1 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है। और इन सब के नीचे आप लिख देना सिमिलरली। फेयर वर्क है, ऐसे ही करना है। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया। अब आप आगे आओ और आप मुझे बताओगे कि क्या एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है कि नहीं? सबको हाफ कर दो। A का हाफ किया, B का हाफ किया, C का हाफ किया और D का हाफ किया, 360 का भी हाफ किया। A का हाफ 8 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं। मैं लिखा A का हाफ एंगल 8, B का लिखा एंगल 1, C का हाफ एंगल 3, D का हाफ एंगल 5 और ये कटिंग करने के बाद आ गया 180 डिग्री।
राइट है, ये मेरा स्टेप नंबर 1। अब दो ट्राइंगल आपने उठाने हैं, इन ट्राइंगल एओबी और ऊपर से उठाना है ट्राइंगल सीओडी, इन ट्राइंगल सीओडी। ठीक है विशांक, एओबी में सम एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, सीओडी में सम एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। तो एओबी का सम एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 1 ले लो, 8 ले लो, एंगल एओबी ले लो, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सीओडी का सम एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल 3 ले लो, एंगल 5 ले लो और एंगल सीओडी ले लो, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल 1, एंगल 8 एओबी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल सीओडी 360 डिग्री के बराबर आएगा। 8, 1, 3 और 5, 8, 1, 3 और 5, इन सब की जगह आपने लिखना है 180 डिग्री। एंगल एओबी और एंगल सीओडी एज इट इज यहीं पर, तो एओबी प्लस एंगल सीओडी 180 वहां जाकर माइनस हो गया प्रूफ? क्लियर? आसान है? चलो बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी से आप लोगों का सर्कल चैप्टर फिनिश। ठीक है, अब इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। और उससे पहले